हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री विद सपना में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी तक हम कवर कर रहे थे अपना एंशिएंट हिस्ट्री का, और आज हम जहाँ तक हमारा पूरा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम राजपूत संस्कृति के बारे में पढ़ रहे थे कि उस टाइम पे सिंचाई व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। हमें सिंचाई के जो सिंचाई के लिए जो जल लेते थे, हमें उसके लिए भी टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, जिसे उदक भाग कहा जाता था। 8वीं शताब्दी के बाद से जो साहित्य तथा लेखों में अर्घट तथा अरहट का उल्लेख भी मिलता है, ठीक है। ये कई सिंचाई के साधनों के लिए इस्तेमाल होता था। फिर है सिक्कों के नाम। सिक्कों में हमें दिनार, द्रम, रूपक, करशापन, विंशोपक, विंशतिका, ठीक है, ये क्या है, ये सिक्कों के प्रकार हैं। फिर एक नोटेड है पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के, इम्पोर्टेड है, क्या है कि राजपूत युग में जो देश का जो अधिकांश जो संपत्ति थी वो कहाँ रहती थी, वो मंदिरों में जमा रहती थी। इसी कारण जो मुस्लिम विजेताओं ने मंदिरों को लूटा, मतलब जो मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे, उन्होंने राज्यों पर आक्रमण इतना ना करके उन्होंने मंदिरों को शिकार बनाया अपना। ओके, यही कारण था। फ्रेंड्स, फिर है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह प्रथम ने करवाया था। जो सूर्य मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, जहाँ तक मैंने 5-6 बार एग्ज़ाम दिया है, तो मुझे मैक्सिमम टाइम में ये मिला है कि सूर्य मंदिर का मतलब कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया है। सूर्य मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन 100% ही आता है, तो हमें पता होना चाहिए गंग वंश के शासक नरसिंह वर्मन ने 1238 से 64 के बीच में करवाया था। फिर है जैन मंदिर में पार्श्वनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। फिर जैसे कि राजपूत के बाद मुस्लिम आक्रमण स्टार्ट हो जाते, जैसे कि मैंने बताया था आपको, तो ये जो आक्रमण है ये 10वीं शताब्दी में शुरू हो गए थे, ठीक है। इनका जो क्रम था वह पहले सुबुक्तगीना आया पहला आक्रमणकारी, फिर महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी, ठीक है। जो महमूद गजनवी था, इसका मेन जो उद्देश्य था ओनली धन को लूटना था, धन को लूटना था। और जो मोहम्मद गौरी था, इसका जो मतलब उद्देश्य था यहाँ पर आक्रमण करने का, राज्य का विस्तार करने के लिए इसने आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया है भारत में, ठीक है। और जो सबसे जो मेन आक्रमण है वो सोमनाथ के मंदिर का आक्रमण है, ठीक है। फिर है चालुक्यकालीन संस्कृति। इस वंश के सम्राट परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, सत्याश्रय, पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ जैसी विशाल उपाधियां ग्रहण करते थे। इन राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी आदि मतलब अनेक वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान भी किया है। चालुक्य लेखों में हमें किसी मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ क्या होता था, प्रशासन में राज परिवार के सदस्य ही मुख्यतः शामिल रहते थे। राजा अपने परिवार के विभिन्न सदस्यों को उनकी योग्यता अनुसार प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करता था, ठीक है। चालुक्य वंश में ही ऐसा देखने को मिला है। चालुक्य लेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है। फिर है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख का जो रचयिता है वो रविकीर्ति जैन था, जिसे पुलिकेशन द्वितीय ने संरक्षण प्रदान कर रखा था, ठीक है। ऐहोल को मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। यहाँ कम से कम 70 मंदिर मिले हैं, इसलिए ऐहोल को 70 मंदिर मिले हैं, इसलिए ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता था। यहाँ के हिंदू गुफाओं में मंदिरों में सबसे सुंदर सूर्य का एक मंदिर है, जो कि लाड़खा के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सूर्य मंदिर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि सूर्य मंदिर को पूछ लिया जाए नहीं पता होता, इसलिए हमें सब सूर्य मंदिर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कौन कहाँ स्थित है, किसने बनवाया। फिर ऐहोल के सबसे बाद का मंदिर मैगुती जैन मंदिर है, जिसे रविकीर्ति द्वारा 634 ईस्वी में
बनवाया गया। चालुक्यकालीन संस्कृति के बाद हमें राष्ट्रकूटकालीन संस्कृति देखने को मिलती है। देन उसमें क्या था, राष्ट्रकूट राजाओं ने ब्राह्मण तथा जैन दोनों ही धर्मों को प्रश्रय प्रदान किया था। कन्हेरी का जो बौद्ध विहार इस समय का सर्वाधिक प्रसिद्ध था। एलोरा के मंदिरों में कैलाश मंदिर अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अपनी चित्रकारी के कारण कैलाश मंदिर को रंग महल भी कहा जाता है। क्वेश्चन में आ सकता है कि रंग महल किसे कहा जाता है, हमें पता होना चाहिए कि कैलाश मंदिर को कहा जाता है किस कारण, उसकी चित्रकारी के कारण। राष्ट्रकूटों के बाद हमें पल्लव संस्कृति देखने को मिलती है, पल्लव वंश। ठीक है, तो पल्लव कालीन संस्कृति में क्या था, कांची के पल्लव नरेश ब्राह्मण धर्मानुयायी थे। पल्लवों ने धर्म महाराजाधिराज अथवा धर्म महाराज जैसी उपाधियां धारण की। ग्राम सभा की बैठक एक विशाल वृक्ष के नीचे होती थी जिसे मनरम कहा जाता था। अगर आता है मैचिंग में मनरम किसे कहा जाता था, तो ग्राम सभा की बैठक एक विशाल वृक्ष के नीचे होती थी जिसे मनरम कहा जाता था। सुंदर मूर्ति को ईश्वर मिश्र की उपाधि प्रदान की गई है। ठीक है, ये पल्लव कालीन विद्वान थे। महेंद्र वर्मा प्रथम ने मत विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें कपालिकों एवं बौद्ध भिक्षुओं की हंसी उड़ाई गई है। जो मत विलास प्रहसन है ये हास्य ग्रंथ है। ठीक है, जिसकी रचना किसने की, महेंद्र वर्मन प्रथम ने की है। पल्लव काल में हमें मामल्ल शैली भी देखने को मिलती है, जिसमें हमें रथ मिलते हैं, रथ मंदिर। ठीक है, महाबलीपुरम का इनके निर्माण की परंपरा नरसिंह वर्मन के समय से ही प्रारंभ हुई। इन रथों में सबसे छोटा रथ द्रौपदी का है, द्रौपदी रथ है। फिर आती है चौलकालीन संस्कृति। इस युग में सम्राट प्राय अपने जीवन काल में युवराज का चुनाव कर लेता था, जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। ठीक है, चौलकालीन संस्कृति में राजा क्या करते थे, अपने जीते जी ही वो अपना युवराज चुन लेते थे ताकि उनके मरने के बाद उत्तराधिकार जैसे युद्ध ना हो। चौलकालीन सबसे उल्लेखनीय व्यवस्था या विशेषता क्या है, ग्रामीण स्वायत्त शासन। नेट में क्वेश्चन आ चुका है और चौलों से आता ही आता है। ऊर तथा सभा दो संस्थाएं थी चौलकालीन। फिर है कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में प्रसिद्ध कवि कंबन हुआ था, जिसने तमिल रामायण अथवा रामावतार की रचना की थी। ठीक है, फिर है गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर का निर्माण राजराज के पुत्र राजेंद्र चोल ने करवाया के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आ सकता है कि गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो राजेंद्र ने करवाया था, राजेंद्र प्रथम चोल। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फ्रेंड्स, आप लोग व्यू तो बढ़ रहा है बट आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं करें, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।